Good evening, sir. गुड इवनिंग एवरीवन। सबको आवाज क्लियर आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। आज की क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं जेई मेंस और एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है मैट्रिसेस। अगर कोई बोले भाई क्वेश्चन से चांसेस कहाँ पे आने के, तो आपके एक तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, एडजॉइन की प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, एल्जेब्रा ऑफ द मैट्रिक्स पे आते हैं, लेकिन ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन पे तो जनरली 80-90% चांस रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और टॉपिक भी आसान है, टॉपिक टफ नहीं है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इजी टॉपिक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, आंसर लाओ। लेकिन फिर भी गलतियां हो जाती है, कुछ सिली सिली मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट में कमी होने के कारण कहीं ना कहीं कैलकुलेशन एरर या फिर कॉन्सेप्चुअल एरर के कारण क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको वो गलती नहीं करनी है, आपको इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है और प्रॉपर्ली सीखना है। अब देखो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, फटाफट इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिकली आपने क्लास 10th में इसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी देख रखा है, जहां पे मेरे पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता था। जैसे मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका क्या निकालना है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अपने वहां देखे थे, 3 प्रकार के सॉल्यूशन आए थे। एक था यूनिक सॉल्यूशन, एक था नो सॉल्यूशन, और एक था इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आया ना, याद आ रहा है? Yes. 3 तरह के सॉल्यूशन आते थे। अच्छा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये जो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ये ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर इसको प्लॉट करें तो क्या मिलेगा? Graph. अरे ग्राफ तो मिलेगा, कौन सा ग्राफ मिलेगा? Straight line. हाँ, रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो हाँ ये स्ट्रेट लाइन है। अब बेसिकली यहाँ पे क्या है, 2 तरह की स्ट्रेट लाइन है, 2 इक्वेशन है, मतलब 2 स्ट्रेट लाइन। ये मान लो लाइन L1, ये लाइन L2। अब 2 तरह की लाइन जो है वो 3 तरह से बिहेव कर सकती है। अगर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, तो ये सॉल्यूशन होगा, मतलब वो एक्स और वाई जो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करेगी सिंगल पॉइंट पे, तो ये उसका सॉल्यूशन होगा। और सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर है? Yes, sir. नो सॉल्यूशन का केस कब बनेगा? जब दोनों लाइंस पैरेलल हो। आया ना? Yes, sir. अगर दोनों लाइंस पैरेलल है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो उनमें कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं आएगा। सॉल्यूशन का मतलब क्या है? एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इस 2 इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब एक्स और वाई की वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करी तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन, और कोइंसाइडिंग है, एक के ऊपर एक लाई करे अगर, आया ना, तो कैसे सॉल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आ रही बात? एक के ऊपर एक लाइन करे मतलब लाइन ही सेम हो जाए, एक तरह से दोनों के दोनों लाइन क्या हो जाए? सेम, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इसके और भी एग्जांपल आपने देखे होंगे, जैसे इक्वेशन ऑफ द टाइप x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये किस टाइप की इक्वेशन है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली है ना? बोलो। Yes, sir. यहाँ पे अगर आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, इन तीनों का रेशियो क्या आता था? इक्वल 1/2. Yes. Yes, sir. पता, ये कंडीशन होती थी इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 1/2. हाँ। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती थी? Sir, equal. A1 तीनों upon A2 not equal A1 to upon B1 A2 upon is not B2. equal to B1 upon B2. लाइंस पैरेलल लेकिन कांस्टेंट अलग अलग होते थे, है ना? जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x Yes, प्लस वाई sir. इक्वल टू 7, तो ये पैरेलल लाइंस हो, आया ना? Okay, sir. Yes, sir. यूनिक सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 सिंपल नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir.
यही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में भी, कोई अंतर नहीं है। अब इसको डिटरमिनेंट से कैसे लिंक किया गया वो समझना, इसी चीज को डिटरमिनेंट से कैसे लिंक किया, वापस मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। अभी मैंने आपको बताया यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपने मुझे कंडीशन बताई a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू B1 upon B2. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो a1 b2 इज नॉट इक्वल टू b1 a2, Yes, sir. या फिर a1 b2 माइनस b1 a2 इज नॉट इक्वल टू 0, है ना? Yes, sir. ये प्लस इधर आके अच्छा, इसको अगर डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिखें तो a1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b2 और a2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है B1. या फिर आप चाहो तो b1 यहाँ लिख सकते हो, a2 यहाँ लिख सकते हो, है ना? Yes, sir. नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये है क्या, यहाँ पे जो x और y है उनका जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट, है ना? देखो ध्यान से, a1 a2 b1 b2 क्या है, x और y के जो कोफिशिएंट है उनका डिटरमिनेंट, इसको बोलते हैं सपोज डेल्टा, इसको क्या बोलते हो, डेल्टा। तो ये डेल्टा की कंडीशन नॉट इक्वल टू 0। तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन क्या है, Unique solution. यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन। वहीं पे अभी अपन ने जो दो चीज पढ़ी थी, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इन दोनों की कंडीशन में a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 था, है ना? दोनों की बेसिक कॉमन कंडीशन क्या थी कि a1 अपॉन a2, दोनों के लिए एक बेसिक कॉमन कंडीशन क्या थी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। डेल्टा क्या आ जाएगा, 0 के बराबर, डेल्टा क्या आ जाएगा दोनों केस में 0 के बराबर, है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए उन्होंने 3 इक्वेशन में चीजें दी थी कि अगर मेरे पास 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल होगा, सर डेल्टा क्या होता है, एक्सप्लेन कर दो। डेल्टा मतलब x और y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट का डिटरमिनेंट, x और y जो वेरिएबल है उनका जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट बना दे तो उसको डेल्टा बोलते हैं। क्लियर है? सर मतलब दोनों कंडीशन पता करने के लिए डेल्टा हाँ। 0 है तो पता कैसे चलेगा कौन सा है? वो मैं बता रहा हूँ, देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में तो यहाँ पे अभी और अभी देखेंगे डेल्टा x डेल्टा y निकालेंगे 3 इक्वेशन, यहाँ पे तो देखो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल आप बेसिक यही कंडीशन अप्लाई कर देना, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, लेकिन कांस्टेंट अगर अलग है तो नो सॉल्यूशन, है ना? और तीनों सेम है अगर तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल में डायरेक्ट करेंगे, 3 में कैसे करना वो भी अपन सीखेंगे। मेन जो इसका यूज है क्लास आपकी 11th में 12th में, वो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का है। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल तो ऑलरेडी आप 10th में सीख के आए हो, है ना? यस सर। तो यहाँ पे मेरे पास 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है। अच्छा अब मुझे बताओ, यहाँ पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है तो 3 एक्सिस होगी। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अगर इसको मैं प्लॉट करूं तो क्या होगा, क्या दिखे, क्या बनेगा अगर इसको अपन प्लॉट कर दें, यहाँ पे इस 3 डायमेंशन में, तो ये क्या क्या रिप्रेजेंट करेगा, Sir, Z की जगह X होगा ना? क्या हो गया? Z की जगह X होगा ना? जहाँ पे Z एक्सिस है वहाँ पे X होता है ना? नहीं ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी हो, कहीं पे भी बना सकते हो, बस राइट हैंड थंब रूल फॉलो होना चाहिए, एक्स वाई जेड कहीं पे बना जाए, जरूरी थोड़ी यहीं जेड बने। सिर्फ प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। हाँ देखो एक्स वाई जेड एक्सिस कहीं पे भी बन सकती है, राइट हैंड थंब, एक्स को वाई की तरफ रोटेट करोगे तो एक दूसरा डायरेक्शन परपेंडिकुलर होना चाहिए बस। Okay, sir. आओ तो कहीं पे भी कर सकते हो। अगर मैं जैसे मान लो x को यहाँ करूँ, y को यहाँ पे करके z को यहाँ पे भी कर सकते हो, उससे कुछ फर्क नहीं होता, ठीक है? x y z, हाँ आपने सही बताया, एक प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा, बहुत बढ़िया। क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्लेन। प्लेन मतलब आपका कॉपी का पेज हो गया, बोर्ड हो गया, ये मोबाइल का एक हिस्सा, मतलब प्लेन समझ गए ना? कॉपी का जो पेज है वो एक तरह का क्या है, प्लेन है। आ रही बात समझ में? यस यस। Yes, यहाँ sir. पे मेरे पास 3 Yes, प्लेन sir. है, कितने प्लेन है? 3। 3।
अगेन इन तीनों प्लेन के जो सॉल्यूशन आएंगे, मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन का मतलब एक्स वाई जेड की वो वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, है ना? एक्स वाई जेड की वो वैल्यू जो तीनों इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई करे, वो इसका सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन के भी तीन प्रकार, यूनिक सॉल्यूशन, No solution. नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। इनफाइनाइट में इनफाइनाइट। अब यहाँ पे भी डेल्टा की वैल्यू पे ही डिपेंड करेगा कि क्या होगा। तो जो डेल्टा है अगर वो नॉन जीरो है तो डायरेक्टली आपका क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक। अगेन यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होगा बच्चों, जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल कितने, तीन है, तो तीनों के कोफिशिएंट क्या देंगे, A1 A2 A3, यस सर, B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये डेल्टा यस होगा। सर। एक मिनट बच्चों, आपको बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या कहीं से, कि वॉइस क्लियर है? यस सर, क्लियर है। क्लियर है, एक मिनट रुकना। हेलो सर। सर एक बार डेल्टा बता दो। हाँ बता, अभी है नहीं तो। एक मिनट, सारा चीज बताऊंगा। अभी तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे। कौन सा टॉपिक चल रहा है, सिस्टम, ये डिटरमिनेंट का टॉपिक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। उसमें जो डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन जो था सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैट्रिसेस खत्म हो गया सर? अभी देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मिक्स चलता है, अलग से जेई, जब जेई का पढ़ते हैं ना तो कोई डिटरमिनेंट अलग नहीं पढ़ते, मैट्रिसेस अलग नहीं पढ़ते, मिक्स चलता है। जब तक मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तब तक चलेगा। क्लियर है? जी सर। ठीक। अब यहाँ पे मैंने बताया कि भाई ये तीन जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो, दिस रिप्रेजेंट अ प्लेन इन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। अगेन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल का जो सॉल्यूशन है वो तीन तरह का हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है, यहाँ पे जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है, एक्स वाई जेड। इन वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट। तो वेरिएबल के कोफिशिएंट देखो ध्यान से, A1 A2 A3 यहाँ पे लिख दिया, y के कोफिशिएंट B1 B2 B3 उसको यहाँ लिख दिया, z के कोफिशिएंट C1 C2 C3 उसको यहाँ लिख दिया, और इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे तो ये आएगा डेल्टा। अब ये डेल्टा की वैल्यू या तो जीरो होगी या फिर नॉन जीरो होगी। अगर नॉन जीरो है तो डायरेक्टली क्या बोलोगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है। डायरेक्टली क्या बोलोगे, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर जीरो है तो आपके नो या तो सॉल्यूशन और इनफिनिट सॉल्यूशन। यस सर। या तो नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफिनिट सॉल्यूशन। अब कब नो सॉल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, उसके बारे में भी अपनाएंगे। लेकिन यहां तक ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल में सॉल्यूशन कैसे निकालते थे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकालते थे। अब यहाँ पे जो सॉल्यूशन आता है इसी लॉजिक से सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला गया। अब देखो एक सेकेंड ना, ये तीन इक्वेशन मैंने बनाई आपको, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, ये पहली इक्वेशन। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, ये दूसरी इक्वेशन। इक्वल टू लिखो या प्लस d1 इक्वल टू जीरो, कैसे भी लिखो बात सेम ही है, कुछ फर्क, क्योंकि d तो कांस्टेंट है, हाँ है ना? क्लियर हो गया? ये तीन इक्वेशन, Yes. तीन वेरिएबल। अब अगर इसके सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन निकालना मतलब x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी और z की वैल्यू क्या होगी। तो सुनना ध्यान से, अभी तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल का सॉल्यूशन एक्स वाई जेड निकालने के दो मेथड होते हैं। एक होता है मैट्रिक्स की मदद से, दूसरा होता है डिटरमिनेंट की मदद से। मैट्रिक्स की मदद से आपको इनवर्स में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे तब जाके एक्स वाई जेड निकलेगा, एक मेथड वो है। दूसरा मेथड है डिटरमिनेंट की मदद से, उस मेथड को बोलते हैं क्रैमर्स रूल। क्या बोलते हैं? क्रैमर्स रूल। जो मैट्रिक्स वाला मेथड है जहाँ पे इनवर्स की मदद से इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, उस मेथड को हम अप्लाई नहीं करेंगे जेई में, क्योंकि उससे कैलकुलेशन होने के बहुत चांसेस है। इसलिए आप सॉल्यूशन निकालने के लिए डिटरमिनेंट में वाला मेथड अप्लाई करोगे, और वो मेथड का नाम है क्रैमर्स रूल। लेकिन ध्यान ये पता होना चाहिए आपको कि
सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल का सॉल्यूशन निकालने के लिए मैट्रिक्स की मदद से भी निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट की मदद से भी निकाल सकते हो। मैट्रिक्स की मदद में एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पे इनवर्स और एडजॉइन की मदद से सॉल्यूशन निकाला जाता है, और दूसरा डिटरमिनेंट की मदद से, जो कि क्रैमर्स रूल होता है। तो हम इसी रूल को फॉलो करेंगे, पहली बात। अब क्रैमर्स रूल क्या है? तो यहाँ पे आपको चार तरह के डिटरमिनेंट निकालना है। एक तो डेल्टा निकालना है, फिर निकालना है डेल्टा एक्स, फिर निकालना है डेल्टा वाई और डेल्टा जेड। ये चार तरह के डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी है। ध्यान से समझना इनके डिटरमिनेंट का मतलब क्या है। डेल्टा मतलब सिंपल, अभी जो बताया था, जो वेरिएबल है उनका डिटरमिनेंट। तो एक्स का वेरिएबल, उनके जो कोफिशिएंट है उसका डिटरमिनेंट। तो एक्स के कोफिशिएंट क्या क्या है? A1 A2 A3। वाई के कोफिशिएंट लिख दिए यहाँ पे B1 B2 B3, और जेड के कोफिशिएंट लिख दिए C1 C2 C3। ठीक है, तो ये जो डिटरमिनेंट बनाइए क्या आपका डेल्टा। क्या है डेल्टा? समझ में आया? यस सर। यस सर। क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। अब डेल्टा एक्स है ना, तो डेल्टा एक्स अभी क्या होता है, जो एक्स वाले वेरिएबल थे उसको छोड़ के उसकी जगह कांस्टेंट टर्म लिख देना है। पहले एक्स के कोफिशिएंट क्या थे? A1 A2 A3, उसकी जगह क्या आ जाएगा? D1 D2 D3, बाकी सब ऐसा कैसा। तो इसको आपको याद रख लेना। डेल्टा एक्स निकालने का तरीका, बाकी सब में कोई चेंज नहीं आएगा। B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो अगर एक्स डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं तो जो एक्स वाले कोफिशिएंट थे उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आ जाएंगे D1 D2 D3। सेम लॉजिक डेल्टा वाई के लिए लगेगा। तो जो वाई वाले कोफिशिएंट थे उसकी जगह आ जाएगा कांस्टेंट। हाँ D1 D2 D3। बाकी चीजें ऐसी कैसी रहेगी, मतलब बाकी जो ओरिजिनल थी एक्स और वाई के वो ऐसी कैसी रहेगी। मतलब A1 A2 A3 C1 C2 C3। ये डेल्टा वाई हो गया। और डेल्टा जेड में सेम जेड के कोफिशिएंट की जगह क्या रहेगी? थर्ड कॉलम क्या हो रहा है? थर्ड कॉलम में आ जाएगा। क्या हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? नो सर। ठीक है, तो ये डेल्टा हो गया, डेल्टा एक्स हो गया, डेल्टा वाई हो गया, डेल्टा जेड हो गया। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, डेल्टा एक्स निकालते टाइम एक्स के जो कोफिशिएंट थे उसकी जगह D1 D2 D3 आ जाएगा। डेल्टा वाई निकालते टाइम वाई के कोफिशिएंट की जगह D1 D2 D3 आ जाएगा। डेल्टा जेड निकालते टाइम, अभी क्वेश्चन करूंगा, घबराना मत, सारे 2-3-10 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखना। डेल्टा जेड निकालते टाइम जेड के कोफिशिएंट की जगह, जेड के कोफिशिएंट जो C1 C2 C3 थे उसकी जगह D1 D2 D3 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ये चारों डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। ये निकालने के बाद जो सॉल्यूशन आएगा उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है? एक्स की वैल्यू, इन तीनों का जो सॉल्यूशन है उसमें एक्स की वैल्यू आएगी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा। डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड कर दोगे तो कोई कांस्टेंट आएगा कुछ ना कुछ, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो एक्स आ जाएगा। वाई का सॉल्यूशन आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, और जेड का सॉल्यूशन आ जाएगा डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा। ये एक्स वाई जेड इसके सॉल्यूशन, और ये फॉर्मूला एक तरह का क्रैमर्स रूल का फॉर्मूला। एक्स निकालने के लिए डेल्टा एक्स को डेल्टा से डिवाइड करना पड़ेगा, वाई निकालने के लिए डेल्टा वाई को डेल्टा से डिवाइड करना पड़ेगा, जेड निकालने के लिए डेल्टा जेड को डेल्टा से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये यहाँ तक थोड़ी बहुत दिमाग में समझ में आया? क्या क्या बोला मैंने यहाँ पर, बताओ? यस सर। यस क्लियर है। क्लियर है, ठीक। अच्छा अब यहाँ पे लॉजिकली भी दिख रहा है। सर हाँ हाँ बोलो। सर ये D1 D2 D3 क्या क्या है? ये कांस्टेंट है। जैसे कोई फॉर एग्जांपल जब मैं इक्वेशन लिखूंगा, प्लेन की इक्वेशन जो होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल 3x - 2y + 5z - 8 = 0, एक इक्वेशन ये है। समझ में आया? जैसे यहाँ पे कांस्टेंट टर्म C1 C2 होता था ना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल में, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या D1। यस सर। आगे बात समझ में? देखो A1 A2 Yes, A3 क्या है? XY Z के कोफिशिएंट, ये D क्या है? कांस्टेंट टर्म। क्लियर है? यस सर क्लियर है। 4z + 5 = 0, x + y + z - 1 = 0। तो बताओ डेल्टा कितना होगा? डेल्टा डिटरमिनेंट ऑफ क्या आएगा? कॉलम वाइज बताओ। 3 3 2 1 3 3 2 1 1 -2 1 minus -2 -1 -2 -1 +1 5 -4 5 -4 1 1 और 1 डेल्टा y बताओ क्या होगा? सॉरी -1। सर डेल्टा y 3 2 1 8 5 -1 -8 5 5 -1 5 4 1
-4 1 -4 -1, -1 -1 ठीक है। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो तो सर ये x की वैल्यू डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू डेल्टा z अपॉन डेल्टा, से फॉर्मूला याद रखना। तो यहाँ पे देखो लॉजिकली भी दिख रहा है, जब हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो ये जो वैल्यू आ रही है इसमें डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, यस सर। p बाई Yes, q का sir. फॉर्म है, डिनोमिनेटर में डेल्टा आ रहा है, तो लॉजिकली भी भैया समझ में आता है कि अगर डेल्टा को भी नॉन जीरो ही होना पड़ेगा, क्योंकि डेल्टा नॉन जीरो तभी मुझे प्रॉपर एक सॉल्यूशन मिलेगा, यस सर। Yes, यस sir. सर सर। है ना। डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी होती है, ये जो भी वैल्यू है उसमें डिनोमिनेटर तो नॉन जीरो ही होना चाहिए ना, नॉन जीरो हुआ तभी तो सॉल्यूशन एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइनाइट आएगी, यस। यस सर फाइनाइट आएगी मतलब मुझे एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। यस सर अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में चीजें हैं, ये तो डिनोमिनेटर का हमने देख लिया, चलो ठीक है, ठीक है, एक सेकंड में पेज ऐसे कर रहा हूँ। तो x की वैल्यू आई मेरे पास डेल्टा x अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू आई डेल्टा y अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू आई डेल्टा z अपॉन डेल्टा। तो यहाँ से लॉजिकली पहला तो डेवलप हमने कर लिया था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर डेल्टा 0 के बराबर आ गया तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। सर नो सर। अब न्यूमरेटर के बारे में मुझे चेक करना पड़ेगा कि जो न्यूमरेटर है उनकी वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 है और न्यूमरेटर में से मान लो एनी वन ऑफ देम, अगर इसमें से कोई एक भी नॉन जीरो आ गया, क्या आ गया, नॉन जीरो, तो नॉन जीरो क्वांटिटी अपॉन जीरो क्या डिफाइन होता है? नो सर। नो सर, नॉट तो इस केस में क्या आएगा बच्चों, नो सॉल्यूशन। इस केस में क्या आएगा, नो सर। No, sir. नो सॉल्यूशन। तो ये कंडीशन होगी नो सॉल्यूशन की। नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या हुई कि डेल्टा तो जीरो होना चाहिए एंड डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड में कोई भी एक कम से कम क्या हो जाए, अगर नॉन जीरो हो जाए, क्या हो जाए बोलो, नो नॉन जीरो। मतलब मान लो डेल्टा एक्स ही निकाला आपने, तो डेल्टा एक्स नॉन जीरो आ रहा, डेल्टा जीरो आ रहा, तो कंडीशन किसकी होगी, नो नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। No, sir. सोल्यूशन। और इनफाइनाइट में क्या होगा, रेशियो सारे सेम होते, याद आ रहा है, इनफाइनाइट में क्या होता था, सारे रेशियो सेम होते थे। तो इस केस में Yes, sir. डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब के सब क्या हो जाएंगे, जीरो, डेल्टा एक्स भी जीरो, डेल्टा वाई भी जीरो, डेल्टा जेड भी क्या हो जाए, जीरो, और डेल्टा भी जीरो। सारे के सारे अगर जीरो के बराबर है तो ये कौन सा केस हो जाएगा, इनफाइनाइट The infinite. सॉल्यूशन। बनाइट। ये होता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है। अब इसमें बस एक स्पेशल केस है जिसको अलग से याद रखना है, एक्सेप्शन नहीं है लेकिन बस स्पेशल केस है। जनरली तो आपके देखो जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी यही अप्लाई होगा, नो सॉल्यूशन की कंडीशन आएगी यही अप्लाई होगा। बस एक अलग से केस है उसको आपको याद रखना है। कि कभी कभी क्या होगा, मैंने अभी को बताया, ये जो इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 represents a plane, represents a plane, आया ना, ये प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, Yes, बोलो sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. अच्छा इसके पहले मैं आपको देखो इसको विजुअलाइज करवाता हूँ कि यूनिक सॉल्यूशन कैसा दिखेगा प्लेन के केस में, नो सॉल्यूशन कैसा दिखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसा दिखेगा। देखो स्ट्रेट लाइन में तो समझ में आ रहा था, यूनिक सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी तो एक सॉल्यूशन मिलेगा, नो सॉल्यूशन मतलब दोनों लाइन पैरेलल, इनफाइनाइट मतलब दोनों कोइंसाइड। यहाँ पे तो दिख रहा था। प्लेन में किस तरह का डायग्राम बनेगा वो समझते हैं, पहले वो देखो। देखो ये यूनिक सॉल्यूशन है, तीन प्लेन दिख रहे हैं, ये प्लेन 1, ये प्लेन 2, ये प्लेन 3, तीनों के तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तीनों में कॉमन पॉइंट एक ही है, यस सर तीनों में कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तीनों ऐसा पॉइंट जो तीनों पे आ रहा है वो एक ही है। क्या दिख रहा है? यस यस सर। सर तो ये आपका केस हो गया यूनिक सॉल्यूशन का। क्लियरली यहाँ पे देखो, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा, डेल्टा जेड अपॉन डेल्टा, एक्स वाई जेड के सॉल्यूशन। और ऐसे टाइप की जहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है उसको अपन बोलते हैं कंसिस्टेंट। ये भी क्लास 10th में था, याद आ रहा है? यस सर। ऐसी इक्वेशन जहाँ पे सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं अपन, कंसिस्टेंट। और यहाँ पे देखो डायग्राम पे यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट आ रहा है इंटरसेक्शन का, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन एक ही कंडीशन, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। क्या क्लियर है?
Yes, sir. बोलो, आ रहा है समझ में? सर एक बार फिर से समझा देना सर ये वाला। Yes, sir. Yes, sir. फिर से समझा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने आपको ये समझाया कि ये जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है प्लेन को। तो 3 प्लेन एक तरह के है ना, जैसे 2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 2 लाइन को रिप्रेजेंट करता था। 2 इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करी, 2 लाइन को। अरे हाँ है ना, यस Yes, sir. लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन। तो 2 इक्वेशन है मतलब 2 लाइन है, तो 2 लाइन का यूनिक सॉल्यूशन कब मिलता है, जब दोनों के दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। Yes, sir. सर यस यहाँ सर पे 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें 3 वेरिएबल है, और ये जो इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती प्लेन को। ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, एक प्लेन को। प्लेन ये एक प्लेन को रिप्रेजेंट करती है, तो ये मतलब एक सिंगल प्लेन है। अब इस तरह की अगर मान लो 3 इक्वेशन आ गई, तो 3 इक्वेशन मतलब 3 प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। एक प्लेन ये हो गया, मान लो दूसरा प्लेन ऐसा कुछ हो गया, ऊपर से इस तरह से जा रहा है मान लो, है ना। और तीसरा प्लेन मान लो मैंने कुछ इस तरह से बना दिया, ऐसा कुछ, ताकि जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से बना रखा है, 3 प्लेन इस तरह से बनाए। अब यहाँ पे इन तीनों में देखो, तीनों प्लेन एक सिंगल पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करे, वो ये वाला पॉइंट है। ये जो पॉइंट है Sir, तीनों के ऊपर इन्होंने लाई कर थोड़ा रहा है। diagonally बना रखा है इसको। हाँ देखो डायग्राम समझ में आएगा तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ मतलब सिलेबस से एडिशनल पढ़ा रहा हूँ। जनरली आपको ये सिलेबस में मिलता नहीं है, ये खुद से मैं एडिशनल पढ़ा रहा हूँ कि भाई ये प्लेन रिप्रेजेंट करता है और ये इस तरह से विजुअलाइज करना। क्या क्लियर आ रहा है? बस याद रख लेना Yes, sir. एक सिंगल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब देखो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है कि मान लो 2 प्लेन तो पैरेलल हो गए, तीसरा ऐसा चला गया, तो तीनों में कोई भी कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं जो तीनों पे लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी तीनों पैरेलल है तो हो ही जाएगा। यहाँ पे भी अगर ऐसा है ऐसा ऐसा है, तो इसमें भी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो तीनों पे लाई करे, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो तीनों पे लाई करे, आया ना। Yes, Yes. यस सर तो ये कंडीशन आ गई नो सॉल्यूशन की। यहाँ पे कंडीशन क्या थी, डेल्टा इक्वल टू 0, एनी ऑफ द डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड क्या होता है, Non-zero. Non-zero. डेल्टा नॉन जीरो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई एनी, ये क्या होता है, नॉन जीरो। कोई भी इसमें से क्या होता है, नॉन जीरो। यहाँ पे भी इस वाले केस में भी डेल्टा आपका 0 आएगा, डेल्टा एक्स या डेल्टा वाई या डेल्टा जेड इनमें से कोई भी एक क्या आएगा, 1 या 2 या 3 हो सकता है, कोई कितने भी आ सकते हैं, लेकिन क्या होगा, नॉन जीरो। अब जो मैं स्पेशल केस बता रहा था वो ये वाला था। यहाँ पे अगर तीनों प्लेन पैरेलल हो गए बच्चों, तो क्या कंडीशन बनेगी, नो सॉल्यूशन की। Yes, sir. Yes. Yes. लेकिन यहाँ पे ध्यान समझना, जब यहाँ पे मैं इनकी इक्वेशन लिखूंगा, देखो तीनों प्लेन पैरेलल है तो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट भी सेम होंगे। जैसे यहाँ पे x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1, सिर्फ कांस्टेंट टर्म अलग अलग होगा, लेकिन एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम। अगर 3 प्लेन पैरेलल है तो, है ना। यस सर Yes. 3 प्लेन अगर पैरेलल है तो उनके एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट है वो सेम होंगे। इस केस में अगर आप डेल्टा निकालोगे, डेल्टा एक्स निकालोगे, डेल्टा वाई निकालोगे, डेल्टा जेड निकालोगे, तीनों के सारे 0 आएंगे। सारे के सारे क्या आएंगे, 0। 0. अब पर ये कंडीशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन की थी, आया ना। yes. यस sir. सर Yes, sir. तो इस केस में बस आप थोड़ा ध्यान रखना कि अगर सारे प्लेन पैरेलल है, पैरेलल प्लेन पहचानना आसान होगा। कैसे आसान होगा, सारे कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे, पहचान लोगे, यस सर ठीक है। क्वेश्चन Yes, से ही पहचान लेना कि पैरेलल प्लेन में क्या होगा, एक्स वाई और जेड के जो कोएफिशिएंट के रेशियो मतलब कोएफिशिएंट होंगे, उनके रेशियो क्या होंगे, सेम होंगे। आ रही बात समझ में, Yes. आया ना। Yes, sir. जी सर तो अगर तीनों प्लेन पैरेलल है उस केस में डेल्टा डेल्टा एक्स डेल्टा वाई सब 0 होंगे, लेकिन वो कंडीशन किसकी होगी, नो सॉल्यूशन की होगी। बस ये स्पेशल केस यही था मैं जो बता रहा था, है ना। ओके सर यस सर ठीक है, तो बस इतना सा अलग से ध्यान देखो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कंडीशन हमेशा ये होता है कि सारे के सारे क्या होते हैं, 0 होते हैं। Yes. इसमें नॉन जीरो और 0 होता है, लेकिन बस एक स्पेशल केस जब तीनों प्लेन पैरेलल अगर हो जाए तो वो आप इक्वेशन से ही विजुअलाइज करके पहचान लेना। इफ 3 प्लेन आर पैरेलल, इफ 3 प्लेन आर Parallel. पैरेलल, उस केस में डायरेक्टली क्या बोल दोगे, No, no No solution. No solution. नो सॉल्यूशन लेकिन अगर कोई पूछेगा इनके लिए डेल्टा 0 आएगा, डेल्टा एक्स 0 आएगा, डेल्टा वाई 0 आएगा, बस ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान रखना। इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये No. पैरेलल प्लेन का तीनों प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर है। Yes. यस सर लास्ट में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब तीनों के तीनों प्लेन इनफाइनाइट पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करें। देखो ध्यान से, ये तीनों प्लेन इस लाइन के अलोंग इंटरसेक्ट कर रहे हैं Yes, sir. और इस लाइन पे कितने पॉइंट होंगे, इनफाइनाइट। तो तीनों प्लेन में नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट क्या है,
बहुत सारे हैं, बहुत तीनों में सारे नंबर ऑफ हैं। कॉमन पॉइंट कैसे हैं, बहुत सारे हैं। और इन सब केस में सारे डेल्टा क्या होंगे, 0 Zero. है ना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफाइनाइट। Infinite solution. हाँ, और इस केस में होता भी क्या है ना, एक प्लेन को दूसरे प्लेन के टर्म्स में लिखा जा सकता है कि मान लो P1 कैन बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ P2 प्लस अल्फा P3, इस तरह से। मतलब एक प्लेन दूसरे दोनों पे क्या करता है, डिपेंड करता है। तो इस केस में क्या बनते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये क्या वेक्टर 3D में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी तक इस पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बस आपको जो इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है वो ये है, जिससे क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले स्टेप 1 क्या निकाल लो, डेल्टा, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, है ना। कंडीशन Yes, ध्यान sir. रखना कि डेल्टा जो है, चलो आप मुझे डायरेक्ट बताओ, यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होगी। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। Sir, एकदम रट लेना है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन, Delta x equals to delta y जेड सर ये तीनों होंगे। zero. और लास्ट में Yes, sir. एनीवन नॉन is equal to 0. Delta 0. और डेल्टा एक्स वाई जेड भी Delta जीरो। x, delta y और delta z non-zero है। कोई कम से कम एक कोई भी क्या हो जाए, नॉन जीरो है, आया ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सारे भी नॉन जीरो में चलेंगे, कम से कम एक नॉन जीरो। अब इसमें एक चीज मैं यहीं पे बोल रहा हूँ, इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। जहां पे सॉल्यूशन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और इस टाइप की इक्वेशन को Inconsistent. 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 तो इनकंसिस्टेंट अगर वर्ड आता है तो उसका एक और मतलब क्या है, नो Solution. No solution. क्लियर है। Yes, sir. Yes, अब sir. क्वेश्चन पे आता है, जेई Yes, मेंस, sir. जेई एडवांस पे भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं, एक एक करके इसको ट्राई करते हैं। पहला ये वाला, एकदम शांति से सबको ट्राई करना है। इसमें ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चों, इलस्ट्रेशन है, प्रैक्टिस इलस्ट्रेशन। इसमें पूरी मेहनत आपको करनी है। मैं आपको 5 मिनट का समय दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का समय दूंगा, लेकिन आपका आंसर एकदम एक्यूरेट आना चाहिए और बिना गलती वाला आना चाहिए। तो इसके लिए आप पहले तो डेल्टा निकालना, डेल्टा निकालो, डेल्टा एक्स निकाल लो, जो क्या आ रहा है। तीन इक्वेशन में लिख देता हूँ आपके लिए। तीनों पार्ट को एक एक करके सॉल्व करना। किसी ने चैट बॉक्स में बोला तो मैट्रिक्स मेथड से कैसे होगा, मैट्रिक्स वाली मेथड आपको पढ़ना ही नहीं है, क्लियर है। जेई में आप मैट्रिक्स वाला मेथड अप्लाई करोगे ही नहीं, क्योंकि उससे मैंने आपको बता दिया कैलकुलेशन एरर बहुत आएगा और 70% 90% चांस है कि आप गलत करके आओ। इसलिए आपको मैट्रिक्स मेथड पढ़ना ही नहीं है, आपको सिर्फ यही मेथड अप्लाई करना है। सर ये मेथड बोर्ड में लगता है? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये बुक में दिया नहीं है लेकिन लगा सकते हो, गलत नहीं है। क्योंकि एक्चुअली पहले एनसीईआरटी में था, बाद में इन्होंने हटा दिया सिलेबस कम करने के चक्कर में, लेकिन आप बोर्ड में इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो। Okay, sir. क्योंकि वैसे भी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आपके सिलेबस से भी हट गया था। आपको अगर एनसीईआरटी में देखोगे उन्होंने ए इनवर्स की मदद से सॉल्व करवाया, एडजॉइन की मदद से, लेकिन वो बहुत लेंदी जाता, कैलकुलेशन एरर बहुत होते हैं, बहुत धीरे 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 करना पड़ता है, टाइम भी लेता है बहुत। और जेई के क्वेश्चन उसकी मदद से होंगे ही नहीं।
हो गया सॉल्व? सर 2 मिनट्स बस होने वाला है। एक बार चेक करना, क्या ये डेल्टा सही लिखा है कि एरर है इसमें, है ना? सही है सर। डेल्टा मतलब एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे सही है सर। हाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है 2, कुछ भी नहीं है मतलब 1 1 2 1 1 P 2 P 1 6 Q 1 Q वेरी गुड 2 1 6 Q 3 वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है वो देख लीजिए। सर हाँ। डेल्टा एक्स भी निकालना था क्या? निकालना है ना, निकालो ना डेल्टा एक्स। यस सर। डेल्टा एक्स में बस पहली रो पहला कॉलम बदल जाएगा, यस सर 8 5 4 P 2 1 हाँ बाकी सब ऐसे कैसा हो सकता है आगे भी जरूरत पड़े। तीनों के लिए आपको कंडीशन पता करनी है, तीनों पार्ट एक एक करके सॉल्व करना है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होगी पी और क्यू में? पी और क्यू में नो सॉल्यूशन की कंडीशन बतानी है, बाद में अभी नहीं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए पी और क्यू की कंडीशन आपको निकालनी है और अपने अपने आंसर क्रॉस चेक कर लेना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए पी और क्यू की कंडीशन निकालनी है। तीनों के लिए तीनों की दोनों की कंडीशन पता करनी। तो तीन पार्ट में नो सॉल्यूशन के लिए पी क्या होगा, क्यू क्या होगा, यूनिक के लिए पी और क्यू क्या होगा, और इनफाइनाइट के लिए पी और क्यू क्या होगा, वो आपको पता करना है। जो भी आंसर आ रहा है एक बार ढंग से वापस क्रॉस चेक कर लेना, गलती नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो काम हो जाएगा। इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो फर्स्ट रो के अबाउट अगर ओपन कर रहा हूं, कितना हो जाएगा 12 माइनस 2Q माइनस का 3P प्लस PQ माइनस का 6। कैलकुलेशन एक बार देख लेना, 6 माइनस 3P माइनस का 2Q PQ। एक बार देखो डेल्टा यही आ रहा है क्या? यस बोलो। सर यस सर यही आ रहा है। डेल्टा एक्स इसी तरह से डेल्टा एक्स निकलेगा। सर स्क्रीन नहीं शो हो रहा है। स्क्रीन शो नहीं हो रहा? हो रहा है सर। यस अब देखो डेल्टा एक्स भी निकालूंगा तो पी और क्यू में रिलेशन आएगा, अगर डेल्टा वाई निकालूंगा तो पी एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? यस सर। तो डेल्टा वाई अगर निकालेंगे तो पी की जगह क्या आ जाएगा 8 5 4 और इधर क्या आ जाएगा 2 1 1, है ना? यहां से सिर्फ इक्वेशन क्यू में आएगी पहली चीज। और डेल्टा जेड निकालते टाइम यहाँ पे 8 5 4 हो जाएगा, पी एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, है ना? यहाँ से इक्वेशन पी में आ जाएगी। यस सर आ रही बात समझ में? अब देखो आपका जो इसको सॉल्व करेंगे, आपने अगर निकाला होगा तो अभी बस सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना। यूनिक सॉल्यूशन की बस कंडीशन बता दो क्या थी? सॉरी नो नो हाँ यूनिक सॉल्यूशन डेल्टा नॉट इक्वल टू equals to 0 Not equal to Delta is equal to 0 is not equal Delta is not equals to 0. पर यहाँ पे जो इक्वेशन इस टाइप में आ रही है तो यहाँ से पी और क्यू में कैसे कंडीशन डेवलप करेंगे बताओ? इस इक्वेशन में ऐसा क्या करें ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई जीरो नहीं होना चाहिए? ये कब जीरो होगा ये कैसे पता करें? ये कब जीरो होगा ये कैसे पता करोगे? सर A1/A2 लेके। नहीं 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 सर जेड से देखो। पी की वैल्यू निकाल लेंगे। नहीं नहीं, अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट तरीका बता रहा हूँ। डेल्टा जो भी आए, आपको अगर तीनों में कंडीशन डेवलप करनी है, हमेशा क्या करो फैक्टराइज करो। क्या करोगे बच्चों? बोलो क्या करोगे? फैक्टराइज। तो जो डेल्टा आया था उसको मैं लिख रहा हूँ वापिस से 6 माइनस 3P माइनस 2Q प्लस PQ। प्लस PQ। अब आप थोड़ी सी मेहनत करके मुझको इसके फैक्टर्स बनाओ कि इसके फैक्टर क्या बने, अपने अपने एंड पे ट्राई करो।
फाइनल दो फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टराइज करना है इस इक्वेशन। आप सोचो कैसे करना है, कुछ भी करो ताकि इसके दो फैक्टर बन जाए जिनको मल्टीप्लाई करने पे ये आए। इन को प्लग इन करें, किसको कॉमन ले, क्या कॉमन ले, किसमें से क्या कॉमन है, ताकि फाइनल दो फैक्टर बने। सर 2 माइनस पी और 3 माइनस पी से सर हो जाएगा। सर 3p कॉमन लेके 3p कॉमन लेके तो 3 ब्रैकेट में 2 माइनस 2 माइनस 1 2 माइनस फिर हाँ, यहाँ माइनस 2q को कॉमन ले लेंगे तो मतलब q को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी 2 प्लस p बच जाएगा। हाँ सही बात है, कर सकते हो। इन दोनों में से 3 अगर कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? 3 कॉमन सर 2 माइनस पी सर 2 बनेंगे, और 3 माइनस q और 2 माइनस p। क्यू और प्लस 2 माइनस पी। अगर माइनस क्यू कॉमन लूंगा तो 2 माइनस पी बनेगा। यस सर बन गया। ये सर 2 माइनस p और 3 माइनस q। तो 3 माइनस q और 2 माइनस p। दोनों में से माइनस माइनस कॉमन निकालेंगे तो p माइनस 2 q माइनस 3, कैसे लिखा है? यस सर। अब आप Yes, मुझे शायद sir. बता दोगे, ये तो मेरा क्या आया, डेल्टा आया ना? यस यस सर। यस सर। अच्छा, आप में से किसी ने डेल्टा एक्स निकाला था क्या? बता सकता है कोई क्या आया है? यस किसने सर solve मैंने किया? हाँ बताओ। सर इसका है 854 p21। नहीं, फाइनल वैल्यू सिंप्लीफिकेशन के। माइनस 15। बोलो। 15p minus 4pq plus 8q minus 30 is equals to 0. 15p minus 4q pq वापिस बोलना, 15p minus 4pq 4pq plus 8q minus 30. ठीक है, ये डेल्टा एक्स आया है? हो सकता है। ठीक है, हो सकता है। तो फिर जो जिसको डाउट है एक बार क्रॉस चेक करो जल्दी से। नो सर। इसके फैक्टर बनाओ सर ये 5 यहाँ से देखो, इन दोनों में से 15 कॉमन आ रहा है। यस सर। इन दोनों में से सर इसमें से एक पूरे में से 2 फैक्टर। समझ में आया? यस सर। ये डेल्टा एक्स आया। सर ये क्या फैक्टर है बनाना बच्चों? ही डेल्टा। पड़ेगा। हाँ, फैक्टर बिना फैक्टर के काम होगा ही नहीं। फैक्टर नहीं बनाओगे बिना उसके काम नहीं होगा। बिना उसके काम कर सको तो कर लेना, बहुत बहुत डिफिकल्ट जाएगा अगर फैक्टर नहीं बनाओगे। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, बिना फैक्टर के सॉल्व करने जाओगे बहुत लेंदी मेथड होगा, और फैक्टर बना लोगे क्वेश्चन आसानी से निपटेगा। डेल्टा वाई भी निकालो, डेल्टा जेड भी बताओ, फाइनल फैक्टर बताओ कितना आ रहा है, सब लोग करो। सर डेल्टा वाई है माइनस 0 आएगा सर डेल्टा वाई। सर डेल्टा वाई 0 आ रहा है। सर डेल्टा जेड माइनस डेल्टा जेड सर p माइनस 2। ये माइनस पे आ रहा है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो डेल्टा वाई आपने सॉल्व किया होगा, बच्चे बता रहे हैं सर ये 0 आ रहा है, और डेल्टा जेड की वैल्यू सिर्फ p माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, थैंक यू। अब आपके सामने सब कुछ मैंने लिख दिया है, डेल्टा भी लिख दिया है, डेल्टा एक्स लिख दिया, डेल्टा वाई लिख दिया, डेल्टा जेड लिख दिया। अब बहुत एकदम शांति से तीनों की कंडीशन आप निकालो। नो सॉल्यूशन की कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन p और q में क्या आएगी, करो। वापिस सब तक लिख रहा हूं। यहाँ पे डेल्टा आया था p माइनस 2 q माइनस 3, ये डेल्टा आया है। डेल्टा x आ रहा है p माइनस 2, दोनों में p माइनस 2 कॉमन है और q अलग है, 4q माइनस 15। डेल्टा y बच्चों आ रहा है, थैंक यू ये सब बताने के लिए, और डेल्टा z आपका आ रहा था p माइनस 2। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना, आपके सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन अपने आप कवर होते हैं। एक ही इलस्ट्रेशन बहुत बढ़िया है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ इस पे। अब आप मुझे सबसे पहले नो सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ क्या आएगी, सोच समझ के। सर p नॉट नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या आएगी, सोच समझ के। p क्या होगा? 2 q 3।
वापिस बोलो, पी को क्या करें? 2। गलत, गलत है। मैंने कहा सोच समझ के बोलना, लगाओ दिमाग। सर 3। सर नो जीरो के लिए, सर नो सॉल्यूशन के लिए सर पी नॉट इज इक्वल टू 2 हमारा इक्वल टू 3 होना चाहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर मैंने नो भी सॉल्यूशन, P बोला था। नहीं नहीं, Okay, बोला था पी नॉट इक्वल टू 2 आएगा, ये बोला था आप लोगों ने। इक्वल्स टू बोल दिया। हाँ तो इक्वल टू नॉट इक्वल टू में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसका आंसर क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 2। क्यू इक्वल टू 3, ये आएगा नो सॉल्यूशन का। इसलिए कहा थोड़ा सोच समझ के बोलना। अगर आप p इक्वल टू 2 बोलते हो तो खुद भी देखो ना, अगर p को 2 रखूंगा सब 0 आ जाएंगे ना। यस देखो सर। ध्यान से, p को अगर आपने 2 रख दिया, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0, क्या सारा 0 अलाउड है नो सॉल्यूशन में? नो सर। तो p को 2 नहीं होना, क्योंकि p 2 हो ही नहीं सकता। अगर p 2 हो जाएगा सब 0 हो जाएंगे। और q क्या रखना? अच्छा, नो सॉल्यूशन के लिए कम से कम इसको तो 0 होना ही पड़ेगा, और इसको 0 होने के लिए q की मदद लेंगे तो q क्या होना पड़ेगा? 3। तो q की मदद 3 रखोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा? नॉन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? डेल्टा तो 0 आ जाएगा, डेल्टा x क्या आ जाएगा? नॉन जीरो। देखो ध्यान से, देखो इसलिए कहा था अच्छा क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना। आपने गलती कर दी। आई बात समझ में कि नहीं? यस सर। लेकिन अब ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? गलती पकड़ में आई? यस सर। यस यूनिक सॉल्यूशन के लिए बताओ क्या आएगा? P not equals to 2, Q not equals to 3. नॉट इज इक्वल टू 2 एंड मोड इज इक्वल टू 3। हाँ, p नॉट इक्वल टू 2 मतलब आप क्या लिखोगे एक्चुअली? p बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2, सही है? Yes sir. एंड q बिलोंग्स टू All real except 3. ऑल रियल एक्सेप्ट 3। बाकी x y कुछ भी हो वो 0 होंगे चलेगा, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z 0 होंगे चलेगा, लेकिन मेरा डेल्टा नॉन 0 होना चाहिए। हाँ है ना? यस सर। यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ एक ही कंडीशन है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। बाकी डेल्टा x डेल्टा y से डेल्टा z से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूनिक सॉल्यूशन में सिर्फ क्या होना चाहिए? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। और डेल्टा को 0 नहीं रखना मतलब p और q 2 और 3 के अलावा कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। है ना? यस सर। इसमें किसी को डाउट तो पूछो। नो सर। नो सर। थर्ड, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। सर p इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 2। सर p के इक्वल होगा और q और रियल नंबर। p इक्वल टू 2, बहुत बढ़िया। और q के बारे में बताओ, q क्या होगा? सर ऑल रियल नंबर्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे q इक्वल टू 3 जरूरी नहीं है। अगर मैंने p को 2 रख दिया तो अपने आप सब 0 हो जाएंगे। अब q को कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर आपने p को 2 रख दिया तो ये सारे 0 हो जाएंगे। अब q को आप कुछ भी रखो, जो मर्जी है, q बिलोंग टू ऑल रियल। देखो ध्यान से, क्या समझ में आया? यस सर। यस सर। यस। ये बहुत अच्छा इलस्ट्रेशन है, एडवांस लेवल टाइप का। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा निकालो, फैक्टराइज करो, डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों निकाल लिया। यहाँ पे हमने देखा p माइनस 2 3 जन आ रहा था, तो वो 2 के बराबर हो जाएगा तो सब 0 हो जाएगा, इसलिए वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आएगा। नो सॉल्यूशन में p नॉट इक्वल टू 2, q इक्वल टू 3। और यूनिक सॉल्यूशन में p और q दोनों ही 3 के 2 और 3 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। क्लियर? डेल्टा वाई से 0 के इक्वल नहीं आएगा ना? डेल्टा वाई 0 ही आ रहा है। नहीं आ रहा 0 क्या? नो सर। सर एक टर्म तो बाकी है ना सर, उसमें क्यू तो कांस्टेंट वो वेरिएबल रहेगा सर, तो 0 कैसे हो जाएगा सर? कौन सा सर क्यू तो इसमें वेरिएबल रहेगा ना सर, किसमें बोल रहे तो 0 कैसे हो जाएगा? किसमें बोल रहे हो? एक्स वाई जेड किसमें बोल रहे हो? डेल्टा वाई। डेल्टा वाई तो आंसर ही 0 एक्चुअली, उसमें पी को कुछ है ही नहीं ना। पी को कुछ भी रखो यहाँ पे, तो डेल्टा वाई तो परमानेंट 0 है। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेना। यहाँ पे पी और क्यू कुछ भी रखो, आंसर 0 आ रहा है इसका, एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, देख लो, ये रहा सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। डेल्टा वाई 8 क्यू प्लस 8 क्यू 0 ही आ रहा है। वहां पे पी और क्यू तो आ ही नहीं रहा है ना, वहां पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा मेरा। क्लियर है? जी सर। ओके सर। घर पे एक बार ट्राई कर लेना इसको। कोई क्वेश्चन करा देता हूँ, चलो। ये तो 2 वेरिएबल में छोटा क्वेश्चन है। रुको यार, एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। ये देखो, ये भी क्वेश्चन आया था जेई एडवांस में, लेकिन 2 वेरिएबल पे आया था। ये तो आप डायरेक्ट कर लेना। ठीक है,
यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। एक काम है तो कितनी टाइम बाकी? 20 मिनट बाकी ना। मैं होमोजीनियस भी समझा देता हूँ ताकि आपका टॉपिक क्लोज हो जाएगा। अब होमोजीनियस इक्वेशन नाम सुना है कभी? सर सॉल्यूशन पता। ठीक है, सुनो ध्यान से। याद इसमें देखो, यहाँ पे एक्स वाई जेड जो होंगे सिर्फ वही होंगे, बाकी जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे? जीरो। ऐसी इक्वेशन जहां पे जितने भी ऐसी इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल केस में अगर सारे कांस्टेंट जैसे d1 d2 d3 इनकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो ऐसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस इक्वेशन। हाँ, सुनना ध्यान से, अच्छे समझ लेना। ये इस टॉपिक का लास्ट इस जो ये सब टॉपिक इसका लास्ट टॉपिक है। इसको बस अच्छे समझ लेना, बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें बस 2 चीज याद रखनी जहां से क्वेश्चन आता है। तो ऐसी इक्वेशन जहां पे कांस्टेंट टर्म कभी दिखेंगे ही नहीं आपको, उसको होमोजेनियस इक्वेशन बोलते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल 3x - y + z = 0, x + y - z = 0, 2x - y + 2z = 0। आ रही बात समझ में? यहाँ पे देखो ध्यान से, सारे के सारे टर्म x y z में ही है, कांस्टेंट टर्म सारे क्या है? जीरो है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। अरे बोलो सर। अच्छा मुझे बताओ इस केस में डेल्टा x कितना होगा? 0 0 0 -1 1 लेकिन इसका आंसर जीरो ही आएगा। यस सर। डेल्टा y भी जीरो हो जाएगा, डेल्टा z भी परमानेंटली जीरो हो जाएगा, है ना? 0 यस सर। आ रही बात समझ में? यस सर। अगर कांस्टेंट टर्म ही जीरो है, अगर कांस्टेंट टर्म ही जीरो है तो होमोजेनियस इक्वेशन में डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हमेशा क्या होंगे? जीरो ही होंगे। होमोजेनियस इक्वेशन के केस में डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z हमेशा क्या होंगे? जीरो। लेकिन जो डेल्टा है वो जीरो या नॉन जीरो हो सकता है। तो यहाँ पे देखो बस एक ही कंडीशन बनेगी डेल्टा पे, कि डेल्टा अगर नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो अगर है तो आपको सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन होगा क्या? x कितना होता है? डेल्टा x अपॉन डेल्टा। y क्या होता है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा। और z क्या होता है? डेल्टा z अपॉन डेल्टा। तो यहाँ पे न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर मान लो कुछ भी आ रहा है, मान लो 5 आ रहा है, तो 0/5 0/5 0/5 आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। और हमें दिख भी रहा है, क्लियरली दिख भी रहा है कि x = 0 y = 0 z = 0 तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है, है ना? तो वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? 0,0,0 मतलब ओरिजिन। वो यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होगा? ओरिजिन होगा, यस सर। है ना? मतलब ये तीनों के तीनों प्लेन ओरिजिन से पे इंटरसेक्ट करेंगे। ये तीनों के तीनों प्लेन कहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे? ओरिजिन पे, है ना? यस सर। तो ये ध्यान रखना, ऐसी होमोजेनियस इक्वेशन केस में अगर यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन कौन सा होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा? x = 0 y = 0 z = 0। और यहाँ पे होमोजेनियस यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन वही रहेगी, डेल्टा कैसा होना चाहिए? डेल्टा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। अच्छा, इस टाइप के सॉल्यूशन को एक स्पेशल नाम दिया गया उन्होंने, ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या नाम दिया गया? ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोले इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और उसका मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। समझ आ रहा है? तो डायरेक्टली ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे? द फॉलोइंग सिस्टम इक्वेशन इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। द ट्रिवियल बोलेगे तो क्या कंडीशन अप्लाई कर दोगे? डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू। हाँ, इसको याद कर लो। ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलेंगे तो क्या कंडीशन अप्लाई कर दोगे? यूनिक सॉल्यूशन। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। ट्रिवियल जैसे ही वर्ड दिखा क्वेश्चन में ट्रिवियल, तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, ट्रिवियल डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो। आगे बात समझ में? यस सर। और दूसरा एक तो डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, और मान लो अगर डेल्टा जीरो हो जाता है, सर इनफिनिट सॉल्यूशन आएगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर डेल्टा जीरो और ये तीनों तो ऑलरेडी जीरो थे तो कौन एक ही कंडीशन क्या बनेगी? इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इस टाइप के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं?
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिमाग में बैठ रही बात? यस सर। सर ये सिर्फ होमोजेनियस के केस में बोलते हैं। हाँ, बस ये होमोजीनियस में, बाकी में नहीं। तो होमोजीनियस में नो सॉल्यूशन का कभी कोई केस आएगा ही नहीं। होमोजीनियस केस में सिर्फ दो ही टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। वापस से मैं समराइज कर रहा हूँ। होमोजीनियस इक्वेशन में सिर्फ दो ही तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक होता है, बोलो, यूनिक सॉल्यूशन, और एक इनफिनिट सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का कोई केस ही नहीं होता है। या तो कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन मिलेगा ही सही। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक सिंगल सॉल्यूशन कौन सा होगा जहां पे एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या हो जाए, जीरो। एक सिंगल सर ओरिजिन ओरिजिन वाला। और इस सॉल्यूशन को हम क्या किस नाम से जानते हैं? ट्रिवियल। ये वर्ड याद रखना। ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर आ गया, यूनिक सॉल्यूशन मतलब इसकी कंडीशन क्या है? डेल्टा नॉट डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। बहुत बढ़िया, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इन दोनों को रट लेना। ट्रिवियल मतलब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। अब इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट के केस में बोल देंगे क्या, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यस सर। और यहाँ की कंडीशन क्या हो डेल्टा जाएगी? इक्वल टू 0। डेल्टा इक्वल टू 0। टू जीरो। पागल है क्या? इक्वल टू 0। इसको रट लो सब बच्चों, जल्दी से याद करो, दिमाग में बिठा लो बात को। देखो, इसको याद करने का तरीका उल्टा काम हो रहा है। अगर नॉन बोल रहा हूं, नॉन है तो इक्वल टू 0, और अगर नॉन वर्ड नहीं है तो नॉट इक्वल टू 0। समझ पा रहे हो लॉजिक? अरे है ना? यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ट्रिवियल आएगा, यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नॉन आएगा, है ना? उल्टा हो जाएगा। बस इसे याद करो। ये याद रख लो, जैसा मर्जी याद करो, बस याद करना है इसको। याद रख लोगे? बोलो, चलो इसको सॉल्व करो। यस सर। आगे ना, वेरी गुड। सर एक बार इनफाइनाइट वाला दिखाना, मतलब पीछे वाला स्लाइड। एक मिनट पहले ये करो। देखो वापस समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। होमोजेनियस इक्वेशन के केस में दो ही तरह के सॉल्यूशन आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में को हम बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है? यस सर। आया ना? और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन होती है डेल्टा इक्वल टू 0। बस ये दो चीज ध्यान रखना। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? नॉन ट्रिवियल। तो जब भी वर्ड आपको दिखे नॉन ट्रिवियल, क्या कंडीशन अप्लाई कर दोगे? डेल्टा इक्वल टू 0। सर इनफिनिट सॉल्यूशन वाली, डेल्टा इज इक्वल टू 0। बस नॉन ट्रिवियल वर्ड दिखे तो डेल्टा इक्वल टू 0 अप्लाई कर देना, ट्रिवियल वर्ड दिखे तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 अप्लाई कर देना। बस इतना ध्यान रखना। करो सॉल्व। पागल है क्या? माइक अनम्यूट करो अपना। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन बताओ। डेल्टा इज इक्वल टू 0। बस अब डेल्टा निकाल लो। सर जो थर्ड वाली लाइन है 2x, सर ये थोड़ी समझ नहीं आई, मतलब इसमें y में क्या हाँ, है? क्वेश्चन में y थर्ड दिया वाली। नहीं है। इक्वेशन क्या गिवन है? 2x प्लस az, है ना? यहाँ पे y का टर्म नहीं दिया तो अपन क्या मान लेंगे? यस सर। 0 जीरो। 0। जब y का टर्म नहीं दिया तो 0 मान सकते हो।
हो गया सॉल्व? 2 मिनट सर। ठीक है, करो। सर a is equal to 2. A equal to 2. equals to 2, yes sir. Zero and 2. ओके। सर हाँ सर मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है बट बी स्क्वायर माइनस 4ac के फॉर्मूले में निकाल के देख रहे हैं तो माइनस में आ रहा है रूट। अच्छा ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व करता हूँ। तो डेल्टा आप निकाला होगा तो 2a 1 2 माइनस 2a 0 3 2 a। एक बार क्रॉस चेक कर लें, कहीं गलती है तो बताना है ना। तो इसको ओपन करोगे, a स्क्वायर माइनस 0 माइनस माइनस प्लस का 2 a माइनस 4 माइनस का 3 0 माइनस का 2 है। आ जाएगा ये 2a क्यूब प्लस 2a माइनस 8 और ये 0 माइनस का 2 तो माइनस का 2a था प्लस का 6a। ये आ रहा है क्या, एक बच्चे देखना। तो 2a क्यूब प्लस 8a माइनस 8 इक्वल टू 0। 2 कॉमन आ जाएगा तो +3 होगा ना सर, +3 होगा वहाँ पे ऊपर। सर आपने रो 1 के अकॉर्डिंग खोला है क्या? प्लस होगा सर थर्ड वाला। a स्क्वायर यस सर +3 आएगा फिर। a माइनस 4 हाँ +3 सॉरी यस प्लस का सर 3 0 माइनस का 2 है तो ये माइनस का 6 से आ जाएगा। माइनस का 6 से आएगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 है। अब सही है क्या? यस सर। 2 कॉमन लेके 0 में डाल देना। a क्यूब माइनस का 2a माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो क्यूबिक इक्वेशन आ रही है ना? यस सर। अब इसके Yes, रूट्स sir. अब इसके रूट्स निकालने, कैसे निकालते क्यूबिक के रूट? बचपन में क्यूबिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालना सिखाया था? सर divide इसमें से a माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे, फिर a स्क्वायर नहीं माइनस a माइनस नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ। मेथड क्या होता था क्यूबिक का, पहले वो सिखाओ। वो आपने जो आंसर निकाला वो नहीं पूछ रहा हूँ। क्या मेथड होगा क्यूबिक पहले इक्वेशन को हिट सॉल्व एंड करने? ट्रायल से एक रूट वेरी गुड। हाँ, मिल जाएगा, सबसे फिर पहले उससे क्यूब सुना, लॉन्ग सही बताया। कभी भी क्यूबिक मेथड क्यूबिक इक्वेशन आती है, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से एक एक करके वैल्यू रख के देखो कौन सा इसको सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मतलब वैल्यू रख के देखना। तो मान लो मैंने वैल्यू रख के एक बार देखता हूँ। ए को मान लो रखा 2, तो 2 रखूंगा तो कितना आएगा 8 माइनस 4 माइनस 4। तो 2 रखने पे 0 आ रहा है। यस सर 0। Therefore a equal to 2 is the solution, है ना? एक सॉल्यूशन a equal to 2 हो गया। मतलब इसका एक फैक्टर क्या होगा, a माइनस 2 इसका फैक्टर होगा। यस सर। a को 2 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है तो a is equal to 2 is one of the solution। तो वन ऑफ द सॉल्यूशन अगर इक्वल टू 2 है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, a माइनस 2 इज वन ऑफ द फैक्टर, है ना? यस सर। अरे बोलो, एक क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर होंगे। तो एक फैक्टर तो मिल चुका है, बचे हुए फैक्टर निकालने के लिए अब इस a माइनस 1 को इस पूरे से क्या कर देंगे, डिवाइड, लॉन्ग डिवीजन से। लॉन्ग डिवीजन 6 7 8 में शायद सिखाया होगा। अरे बोलो, आपके विद्यालय में सिखाया था। यहाँ पे a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दोगे? यस क्या नो सर, सिखाते हैं हर कैंसिल हो गया जब तक टाइम जिस दिन सिखाया होगा छुट्टी पे होंगे। a क्यूब कट जाएगा। माइनस का यहाँ पे देखो क्या क्या बचेगा, ये माइनस का ये देखो यहाँ पे 2 होता क्या है, कैसे करते एक बार देख लो।
ए क्यूब को ए से डिवाइड करोगे ए स्क्वायर आएगा, इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर को यहाँ लिख दो, ए स्क्वायर को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दोगे क्या आएगा ए क्यूब माइनस का 2a स्क्वायर। अब यहाँ पे 2a स्क्वायर का टर्म नहीं तो इसलिए 2a स्क्वायर को साइड में लिख देंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे ए क्यूब कट जाएगा, ये माइनस का साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 2a माइनस का 4। वापिस से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो प्लस का 2a आएगा, 2a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, वापिस सब्सट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल 4a माइनस 2a प्लस का 2a माइनस का 4। वापिस से इस फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा प्लस का 2 इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2a माइनस 4 रिमाइंडर हमेशा 0 ही आएगा क्योंकि इसका ऑलरेडी एक फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो देखो इस क्यूबिक के दो फैक्टर क्या क्या बने, एक फैक्टर बना a माइनस 2 और बचाओ फैक्टर क्या है, ये बचाओ फैक्टर क्या है a प्लस 2a प्लस 2a। अब ये बची हुई क्वाड्रेटिक के दो फैक्टर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके पहले इसका डी देख लेते हैं। इसका डी क्या है चेक कर लेते, कभी नेगेटिव तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी नेगेटिव आ रहा है, डी नेगेटिव आ रहा है मतलब नो रियल रूट आया ना, मतलब यहाँ से a की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो देयरफॉर a की सिर्फ a की वैल्यू क्या आएगी 2 तो a का एक आगे पास। अगर मान लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक की दो फैक्टर बन जाते हैं तो मेरे पास a के 3 सॉल्यूशन आते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो नॉन रियल है इसलिए a की सॉल्यूशन क्या आएगा a इक्वल टू 2। यस सर, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट आपका आज का कवर हो चुका है। आज की क्लास में हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन सीखा है ना, यस सर, दो तरह की सिस्टम ऑफ इक्वेशन, यस सर, एक नॉन होमोजीनियस और एक होमोजीनियस। यस होमोजीनियस अगर आएगी तो कैसे सॉल्व करना है, दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल। नॉन होमोजीनियस में यूनिक सारा बता दिया है, जो आज पता है उसको रिवाइज कर लेना। अगेन मॉड्यूल में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सॉल्व करो, मॉड्यूल के अलावा और कोई चारा नहीं। जेई में अगर टॉप करना है तो मॉड्यूल सॉल्व करना ही पड़ेगा। मैंने आज जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड जो जो भी चीजें मॉड्यूल में है उसको ईमानदारी से सॉल्व कर लेना। सॉल्व करोगे तो सीखोगे, नहीं सॉल्व करोगे तो आपकी जिम्मेदारी। संडे को टेस्ट है, टेस्ट में अच्छा परफॉर्म सबको करना। क्लियर है?